अस्सलाम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इक़्तिदार के हवस में पागल मोदी सरकार पाकिस्तान और इसके खैर सगाली के लिए उठाए हर कदम के खिलाफ प्रोपेगेशन कर रही है। पाकिस्तान ने अमन की बात की, पुलवामा हमले की तहकीकात में मदद की ऑफर की, मुज़ाकरात की दावत दी। कल ही LOC क्रॉस करने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन की बाहिफाजत वापसी का अमली इक़दाम भी पाकिस्तान की जानिब से उठाया गया। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने जवाब में पाकिस्तानी कैदी की लाश भेज दी और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर से पाकिस्तान को धमकाया कि हम झुकेंगे नहीं, और पाकिस्तान को कहा गया कि पाकिस्तान की जानिब से ही दहशतगर्दी होती है। और कुछ लम्हे पहले ही मोदी की एक मुबैना ऑडियो रिकॉर्ड भी सामने आ चुका है, जिसमें मोदी के नापाक इरादे साफ साफ सुनाई दे रहे हैं। इस पर भी प्रोग्राम में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितना सच है और क्या कुछ होने जा रहा है। फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि OIC इजलास में भारत की शिरकत पर पाकिस्तान के बायकॉट का फायदा उठाते हुए सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ही पाकिस्तान पर शदीद तनकीद की। और यहाँ पर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि वजीर खारजा जाते तो बड़े फोरम पर पाकिस्तान के बारे में बात कर सकते थे और भारत का असल चेहरा मुस्लिम ममालिक को दिखा सकते थे, बता सकते थे। जबकि दूसरा ये कहते हैं, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि बेहतर ही किया वजीर खारजा ने ना जाकर इस अहम इजलास में, और भारत जो कि मेंबर ही नहीं था, मुबस्सिर नहीं था, उसकी शिरकत भी हो रही थी, तो अच्छा ही किया पाकिस्तान ने इस मामले को इग्नोर किया। आखिर पाकिस्तान का इकदाम सही है या गलती हो गई पाकिस्तान से? इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब। वी हैव इरशाद अहमद साहब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है, अब की बार इजहारुल हक साहब। देन वी हैव अली सरवर नकवी साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। देन इकराम सहगल विल बी ज्वाइनिंग अस फ्रॉम कराची। थैंक यू सो मच आप तमाम मेहमानों का। सबसे पहले फिर लाहौर स्टूडियो से इजहार साहब से बात शुरू करते हैं। इजहार साहब, पाकिस्तान एक के बाद एक काइंड जेस्चर्स दे रहा है, मुज़ाकरात की दावत भी दे रहा है, कह रहा है कि अगर कोई सबूत है तो लेकर आए जी, हम कोऑपरेट भी करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि एक हठधर्मी है और भारत के सर पे तो जंगी जुनून जिसे कहें ना कि सवार है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। पाकिस्तान का कोई गलती कर रहा है? मदीहा, पाकिस्तान गलती नहीं कर रहा और गलती कर भी रहा है। असल में हमें इंडिया की नफ्सियात, इंडिया की साइकी को समझना चाहिए, और उसके लिए जो बेहतरीन एक एग्ज़ाम्पल है वो शेवा जी की और अफजल ख़ान की है कि औरंगज़ेब के ज़माने में शेवा जी ने किस तरह फ़रेबदेही से, धोखे से अफजल ख़ान को, जो बिल्कुल उसके इलाके को फ़तह कर चुका था, उसे कॉर्नर कर चुका था, उसे बुलाया धोखे से मुज़ाकरात के लिए और फिर उसे कत्ल कर दिया। यही तरीक़ेकार है, रवैया है, यही इनकी नफ्सियात है कि वो जो मुहावरा बना है ना, बगल में छुरी मुंह में राम राम, वो ऐसे ही नहीं बन गया। वो ओवर ए पीरियड ऑफ सेंचुरीज़ लोगों ने अपने तजर्बे से हक़ाइक़ को देख कर वो बनाया है। ये हम अगर समझ रहे हैं कि हमने पायलट को छोड़ा है तो इससे एक खैर सगाली का जज्बा पैदा होगा, तो ये छोड़ना तो हमारा फ़र्ज़ था, क्योंकि हमारी मुसलमानों की या अहले पाकिस्तान की अपनी ट्रेडिशन है, अपनी रवायात हैं, और वो जो उधर इम्प्रेशन दे रहे हैं कि जी नहीं उनको छोड़ना पड़ा, तो वो इसलिए गलत है। दुनिया हंस रही है कि अगर ऐसा होता तो हम कलभूषण को भी छोड़ देते, उसको हमने अगर रख सकते हैं तो इसको भी रख सकते हैं। लेकिन हमें अपना काम तो हमने कर दिया है, लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि खैर सगाली का ये जो जज्बा है ये हमें कोई ये बार आवर होगा, इससे हमें कुछ समरात मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि आप तहरीक पाकिस्तान को देख लीजिए कि कायद आज़म ने कितनी कोशिश की हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से लेके आखिर तक, किसी बात पर वो इनको एक नुक्ते पर नहीं ला सके, किसी पॉइंट पर रजामंदी की तरफ नहीं ला सके। तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हमें डिप्लोमेसी के साथ अपनी जंगी तैयारियों को बिल्कुल कंटिन्यू करना पड़ेगा, और मैं नहीं समझता कि किसी भी मौके पर ये कश्मीर को मुज़ाकरात के जरिए हमारे हवाले करेंगे। ठीक है, अली साहब नकवी साहब का क्या टेक है? जैसे इजहार साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है क्योंकि दुश्मन बहुत होशियार है, इंतखाबात सर पर है, जंगी जुनून भारत के सर पर सवार है, और बाय एनी मीन्स चाहे किसी की भी जान जाए इंतखाबात मोदी को जीतने हैं। क्या आपका भी यही टेक है? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि जो अपने इरशाद साहब ने कहा है वो दुरुस्त है, और हमें अपना जो रवैया है, अपना अंदाज, अपना बिहेवियर,
वो कंसिस्टेंट रखना चाहिए, एक उसूल पे मबनी होना चाहिए, और जो कि है। और ये अच्छी बात है, हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम कम से कम सही तरह से इस इशू को डील कर रहे हैं। अब जो भारत, देखिए ना, हमारे दो अलग अलग अहदाफ हैं। भारत ये चाहता है कि इलेक्शन के लिए वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करे, बनाए, जिसमें कि वो नजर आए पाकिस्तान पे सख्ती करता हुआ। तो भारतीय अवाम फिर बड़ी खुश होगी कि पाकिस्तान पे सख्ती हो रही है और इससे मोदी को वोट मिलेगा। तो हमारा जो उसके बरक्स हमारा जो हदफ है वो ये है कि इस खित्ते में अमन व अमान हो। हम यही चीज़ हम चाहते हैं अफगानिस्तान के सिलसिले में भी, जो कि अलग बहस है, लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि भारत से हमारे नॉर्मल ताल्लुकात हों और ये टेंशन वगैरह तनाज़ा जो है वो कम हो। यानी हमारी दोस्ती तो मैं नहीं समझता कि मुमकिन होगी, लेकिन कम से कम यहाँ पे टेंशन ना हो, लोगों की जानें ना जाएं, हमारे बेचारे शहरी वहाँ मारे जाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो ये सब बातें हम चाहते हैं कि ना हो। तो ये हम कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और चाहते हैं, ये तजाद है। और इसका नतीजा ये है कि उनका बिहेवियर हमारे तरफ ऐसे ही मनफी रहेगा और हमारा बिहेवियर दुरुस्त रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें यही मेंटेन करना चाहिए। ठीक है इरशाद साहब, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान तो सही से डील कर रहा है, दीगर मेहमानों का ये मानना है, लेकिन भारत जो है वो इलेक्शंस के लिए माहौल बना रहा है। इलेक्शंस का माहौल बनाते बनाते और जीतते जीतते जितनी भी जानों की बलि दी जाए बिल्कुल जस्टिफाई है। नहीं, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा मेहमानों से। सिर्फ ये इलेक्शन का माहौल नहीं बना रहा, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन होगी अगर हम समझे कि ये सब कुछ सिर्फ इलेक्शन के लिए हो रहा है। देखिए, भारत पिछले 10 साल से हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं है। कई इलेक्शन हो चुके हैं इस दौरान। इशू ये है कि हुकूमत खा कांग्रेस की हो, खा बीजेपी की हो, खा मनमोहन सिंह हो या नरेंद्र मोदी हो, पाकिस्तान के वजूद को किसी ने तस्लीम ही नहीं किया। और कोशिश ये है कि पाकिस्तान कभी भी फल फूल ना सके। जब भी पाकिस्तान में कोई कोशिश होती है कि जी स्टेबिलिटी आए, कोई तरक्की का अमल शुरू हो, खुशहाली की तरफ हम बढ़ना शुरू करते हैं, तो वो ये सियासत शुरू कर देते हैं और कोई ना कोई शरारत शुरू कर देते हैं। तो इलेक्शन है, एक इशू है मोदी का, लेकिन ये फौरी ऑब्जेक्टिव इलेक्शन होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान को जितना गैर मुस्तहकम कमजोर किया जा सकता है और घुटनों के बल झुकने पर मजबूर किया जा सकता है, वो किया जाए। ये सारा कुछ उसका एक हिस्सा है। अब देखिए ना, हमने रिहा कर दिया। मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ जितने भी दादू तहसीन के डोंगे बरसाए जाए कि ये जल्दबाजी में किया गया। 2-3 दिन और भी रख लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि थ्रू आउट एक प्रोपेगेंडा हो गया है कि देखें जी मजबूर हो गए, देखें जी हमने इतना दबाव डाला, और ये तक कहा गया है कि जनाब पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही हमने नहीं छोड़ा था कि ये इसको रिहा करें। और उस हीरो को वापस ले जाके बजाय एयरफोर्स में भेजने के, उसको रिटायर तो अभी नहीं किया, शायद कर भी देंगे, लेकिन अभी ग्राउंड कर दिया है एक हीरो को, और हीरो के साथ सलूक भी ये हो रहा है। तो मेरा ख्याल है हमें इस हवाले से मजीद बेहतर स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, ताकि हम भारत स्ट्रेटेजी को मजीद बेहतर करने की भी जरूरत है। इकराम सहगल साहब, आपका क्या ठीक है? उजलत में पाकिस्तान ये फैसला कर दिया कि भारतीय पायलट को फिलफौर वापस कर दिया, थोड़ी देर रखते, इन्वेस्टिगेट कर लेते, और या किसी बेहतर डील के बाद उसको रिलीज करते, आपका क्या टेक है इस पर? देखिए जी, पाकिस्तान ने अपना जो मकसद था वो फुलफिल कर लिया। आप भारत की तरफ से देखें, जो कुछ भी वो झूठ शक बोलें अपने टेलीविज़न पर और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में, सच तो ये है कि उनका एक तैयारा, उसकी रैकेज हमारे टेरिटरी पर है, उनका पायलट हमने उसको कैप्चर किया, हमने उनको वापस किया ना। वो अगर आज नहीं करते तो कल को ये भी बोल सकते थे कि देखो हमारी दबाव की स्थिति आया। वो तो आज भी बोलेंगे और कल भी बोलेंगे। भारत की तो आप झूठ की आप नौयत आप बोलते हैं मेजर भी नहीं कर सकते। बात यह है कि जी मोदी साहब जो हैं वो एक नो विन पोजीशन में हैं। पहले उन्होंने कोशिश की कि आप पे इल्ज़ाम लगाया जाए, दुनिया ने वो इल्ज़ाम का जो था 14 तारीख के बाद वो इल्ज़ाम का उन्होंने नहीं टेक किया। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक भी उनकी नाकाम रही। उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, और पाकिस्तान ने एक जगह नहीं 6 जगह किया,
6 जगह रिटेलिएट किया, और जहां पर रिटेलिएट किया वहां पर एक मैसेज भेजा कि हम ना जानी या माली नुकसान आपको देंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। फॉर्मी बोलते हैं फायरिंग अ शॉट अक्रॉस वंस बोज, माने कि आप एक गोली चलाते हैं, उसको वार्निंग शॉट देते हैं कि भाई हम आपके साथ कार्रवाई कर सकते थे लेकिन हम आपसे कार्रवाई हमने नहीं की। उसके बाद देखें ये जो सिलसिला है ना, इस डिबेट के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। अभी हमें एक ही काम है, जो अरुंधति रॉय ने लिखा अपने उसमें, प्रणॉय रॉय ने अपने उसमें लिखा, राहुल गांधी साहब बोल रहे हैं, बाकी उनके अपोजिशन लीडर बोल रहे हैं कि जी एक ही बात है, वो ये अपने फौज को इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन के लिए। वो लॉन्ग टर्म बात जो इरशाद करते हैं वो तो है अपनी जगह, लॉन्ग टर्म तो हमें वो किसी ना किसी तरह कोशिश नुकसान पहुंचाना, लेकिन एट द मोमेंट हमारी शॉर्ट टर्म क्या है? शॉर्ट टर्म ये है कि हम डेफिनेटली वो स्टेप्स लें कि उनको काउंटर करें। मैं समझता हूँ हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक बड़ा मैच्योरली हैंडल किया। जो एक मैं उनके साथ जाती इख्तिलाफ मेरा ये है कि OIC की जो मीटिंग है ये हमने अटेंड करनी चाहिए थी। सर इसके ऊपर भी हम आएंगे, OIC की मीटिंग पाकिस्तान का ये ना जाना सही था या गलत है, इस पर भी हम इन डिटेल बात करेंगे। इजहार साहब आप बताइएगा कि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभिनंदन को यहाँ हम छोड़ेंगे और शायद मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाएगी, भारत से शायद कर्टिसी में कोई अच्छी आवाज आए, लेकिन आज तो मोदी सरकार ने जो खिताब करते हुए कहा है कि हम प्रेशराइज नहीं होंगे और पाकिस्तान ही दहशतगर्दी करता है। तो आखिर दरमियान में फिर किसको डाला जाएगा? बड़े बड़े फोरम्स हैं, हर फोरम पर भी आवाज उठा के देख ली, कहीं से कोई बात नहीं बन पाती। देखें दो बातें हैं, बड़ी क्लियर दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जो भारत की या जो भारतीय जो रवैया है, RSS है, BJP है और उसका जो एक मजहर है, एम्बॉडीमेंट है मोदी साहब, वो जो मुनाफकत है, वो जो उनके अंदर एक दोगलापन है, उसको हम फॉलो नहीं कर सकते। हमारा अपना तरीका है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका अपना तरीका है और ये आज से नहीं चला आ रहा है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला आ रहा है कि वो जो तलवार लेके उनको कत्ल करना चाहता था, जब उसके हाथ से तलवार गिरी तो आपने उसको माफ़ कर दिया। फिर आप सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखें, हमारी पूरी तारीख, हम अपना जो तरीक़ेकार है, अपना जो हमारा एक रवैया है, हमारी जो तरबियत है रूहानी और मजहबी, हम उससे एराज नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने वो जो कहा गया है ना कि घोड़े तैयार रखें, मोमिन जो है वो धोखा देता भी नहीं है और धोखा खाता भी नहीं है। हमें उनसे किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और अपने तौर पर पूरी हमें तैयारी करनी चाहिए। ये जो आपने कहा है ना कि किसको दरमियान में डालें, तो हमें अपना कॉन्फिडेंस, अपनी तैयारी, अपनी कुव्वत इरादी, इसको दरमियान में डालना पड़ेगा। कोई ताकत, कोई फर्द या कोई कौम जो है वो हमारी मदद नहीं कर सकती, सबके अपने मफादात हैं। तो हमें इन दो चीज़ों के बारे में बहुत क्लियर होना चाहिए। एक तो ये कि हमारी अपनी तरबियत है, हमने उसको मुनासिब समझा, हमने उसको छोड़ दिया। दुनिया को पता है कि वो एक हमारा काइंड जेस्चर था, हम उसको हमारा उस पर जोर था, जबरदस्ती थी, लेकिन हमने उसको रिलीज कर दिया, छोड़ा है। इंडिया जो चाहे कहता रहे। और दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली उसी वक्त हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये काइंड जेस्चर जो है ये उनको नर्म कर दे। इजहार साहब बड़ा आपने एक वैलिड पॉइंट दिया, इसी पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, के बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि आलमी दुनिया का पाकिस्तान पर प्रेशराइज किया गया था आलमी दुनिया की जानिब से, इसी प्रेशर में आकर पाकिस्तान ने ये बड़ा फैसला किया कि अभिनंदन को रिहा किया। इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अभी बात का सिलसिला जोड़ेंगे इकराम सहगल से। इकराम सहगल, आप बताएगा, ये तासुर है कि आर्मी बरादरी का प्रेशर था पाकिस्तान पर कि अभिनंदन को एज सून एज पॉसिबल रिलीज किया जाए, ये कवानीन ही थे, पाकिस्तान ने छोड़ दिया कि वाकई प्रेशर था पाकिस्तान पर? नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा प्रेशर नहीं था। ठीक, क्योंकि इसमें प्रेशर की कौन सी बात है? उसने एक तैयारा है, एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, वो आपकी एयर स्पेस को वायलेट करता है, आप उसको शूट डाउन करते हैं, तो वो आलमी बरादरी उनकी तालियां मारेगी कि भाई इनको जल्दी जल्दी छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये बच्चों वाली बात नहीं है। और आई थिंक उस पर नहीं, ये जरूर प्रेशर है
और ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों पर है कि आप इसको एस्केलेट ना करें, आप बैठें और इस मुज़ाकरात के जरिए ख़त्म करें। देखिए बात ये कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इंडियन मीडिया को बड़ा फॉलो करते हैं। इंडियन मीडिया झूठ और झूठ से भरी हुई है। आप उनकी बातें सुने हो और उनकी आप अगर क्या आप देखें, मैं तो सुनना भी छोड़ दिया क्योंकि इतनी झूठ मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी कि वो तो सेलिब्रेट कर रहे, हम तैयारा उनका गिरा, हमारा 2 तैयारे उनके गिरे हैं, पायलट हमारे हाथ में है, सेलिब्रेट वो कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि जी हमने बहुत बड़ा विक्ट्री जीता है वगैरह। उसमें खैर मैं ये भी बोलता हूँ कि हमारे कुछ एंकर्स का भी उसमें हिस्सा है और मैं खुल के बोलता हूँ ये बात हमें टॉलरेट नहीं करनी चाहिए। ये आपको, मुझे और सबको नहीं टॉलरेट करनी चाहिए कि वो आप एक अपनी ऑपरेशनल की बातें आप इंडिया के चैनल के ऊपर आप बातें करें। ये गलत बात है। उनका कोई बात करता है आपके साथ ऑपरेशनल की बातें, तो ये हम तो ज्यादा मोर लॉयल देन द किंग है ना। देखना यह है कि इनकी लॉयल्टीज किस तरह है। बात यह है सिंपल कि ऐसी कोई प्रेशर हमारे पास नहीं थी हमें, और अगर प्रेशर होती भी, अगर इनफैक्ट प्रेशर आती तो मैं समझता गवर्नमेंट उस पर रिलीज नहीं करती, वो उल्टा होता, क्योंकि वो प्रेशर को फिर वो इस प्रेशर को नहीं बर्दाश्त करती। लेकिन क्योंकि प्रेशर नहीं था, क्योंकि एक जेस्चर करना था और दुनिया को दिखाना था, 2 जेस्चर्स, एक कि हमने टारगेट्स एक्वायर किया लेकिन टारगेट्स पर हमने बॉम्ब नहीं गिराया, आपको माली नुकसान नहीं हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरा कि आपकी तैयारों को हमने गिराया और आपने हमारे एयर स्पेस को वायलेट किया था, रैकेज हमारा है पास है, पायलट हमारे पास है, हम उसको वापस करते हैं। आपको लेके उसको क्या करना था, उसको क्या, उससे आपने क्या कर लेना था उस वक्त, क्या पता नहीं क्या क्या बात की बतंगड़ बनाते। बात हो कि अब उनके लिए मुसीबत है क्योंकि उसने जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है उस स्टेटमेंट को कितना बदल देगा। देखिए एक वो सिविलियन ऐसी वैसी बातें कर सकता है, वो जो यहाँ स्टेटमेंट दिया, एक सोल्जर था, उसने अपनी स्टेटमेंट दी है, उसने प्रेज किया आपकी जो जिस तरह आप उसको कंडक्ट किया गया, जिससे उसको हैंडल किया गया, वो जाके वो तो नहीं बदल देगा। मैं तो बोलते ना कि मैं कह सकता हूँ हाँ उसने ये जरूर किया कि आपने सिविलियन से बचने के लिए मुझे भागना पड़ा, मैंने पिस्तौल छोड़ना पड़ा, लेकिन आपको बहुत बड़ा मॉरल विक्ट्री भी हो गया और मैं आपको ये भी बोलता हूँ इन अ वे प्रोपेगेंडा विक्ट्री भी हो गया, क्योंकि ये जो बात आपने रिटर्न की, ये पूरी दुनिया ने इसको दाद दिया, आपको पूरी दुनिया ने इसको वेलकम बिल्कुल किया, पूरी दुनिया इसकी दाद दे रही है। अली नकवी साहब, आप फरमाएगा, पाकिस्तान ने काइंड जेस्चर दिया, जिस तरह के बाकी मेहमान भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो आप बताइएगा आलमी मीडिया भी सराह रहा है पाकिस्तान को, सिफारती सतह पर भी क्या हमें इसी तरह से केटर किया जाएगा, इसी तरह से अप्रिशिएट किया जाएगा? जी हाँ, देखिए बात यह है कि ये जो हुआ है वाकया पुलवामा से लेकर इस इंडियन पायलट का वापस जाना, ये सारा जो है ये आलमी मीडिया में और आलमी राय आमा में यानी पब्लिक ओपिनियन में ये चीज जो है ये एक बहुत बड़ी हमें जो एक तरह से गेन हमें जो एक फायदा हुआ है वो ये कि कश्मीर का मसला अब सारी दुनिया के नजर के सामने आ गया है। हम लोग जितना भी कहते रहते थे कि कश्मीर में जुल्म तशद्दुद हो रहा है, ज्यादतियां हो रही हैं, इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है बहुत बड़े पैमाने पे, तो वो सारी बातें लोग सुनते थे, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते थे। अब ये एक इंसिडेंट ऐसा, एक पूरा वाकया ऐसा हुआ है कि कश्मीर का मसला जो है अब बजाते खुद अब सबके नजरों में आया है और ये बहुत बड़ा गेन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब सारी दुनिया में ये सोच होगी कि भाई इस मसले को क्यों नहीं हल किया जाए, जबकि जंग का खतरा हो जाता है, जबकि न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे को कन्फ्रंट करने लगते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक हमें एडवांटेज हासिल है। और क्रेडिट और नॉन क्रेडिट उसकी बात छोड़ दें, अब मतलब कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं हो रहा है कि उसको प्राइज दी जा रही है, इसको नहीं दी जा रही है। ये एक इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सियासत का खेल है। यहाँ पे बहुत बड़े मसले होते हैं और उनको हल करने की कोशिश होती है, तो मगर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एडवांटेज इसमें बहुत बड़ा मिला है। ठीक है, आपका कहना है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एडवांटेज मिला है। इरशाद साहब, आपको क्या लगता है कि वाकई भारत ने जो अपने पते सामने लगाए और वो पाकिस्तान के खिलाफ चल गए,
तो इसी तरह से करते करते कश्मीर का इशू भी अब आलमी दुनिया की नजर में भी आ गया और ये भी रिजॉल्व की तरफ जा सकता है। भारत के जहन में है ये बात? देखिए मेरी तो ख्वाहिश है कि मसला कश्मीर कल हल हो जाए, लेकिन ये इस भारत के और आलमी बिरादरी के झांसे में हम पहली बार नहीं आ रहे, पहले भी आते रहे हैं। 1962 में जब भारत कश्मीर पके हुए फल की तरह हमारी गोद में आ सकता था, हमें अमेरिका बहादुर ने, यूरोप ने कहा कि जी आप चीन का और उसकी लड़ाई में गैर जानिबदार हो जाएं तो हम मसला कश्मीर हल करा देंगे। फिर हम यही अयूब खान को खुशफहमी थी कि जी मैंने विन ओवर कर लिया है, और वो जब गए नई दिल्ली जा रहे थे तो यूं लगता था कि वो एक ही मुलाकात में सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और जब नेहरू ने एयरपोर्ट पर उनके साथ सबमेरी का मुजाहरा किया तो वो सारी उम्मीदें, तवक्कुआत उनकी खत्म हो गई और वो जो गुडविल जेस्चर था सारा खत्म हो गया। बेनजीर भुट्टो साहब का भी यही ख्याल था कि मैं जब सिखों की तहरीक खत्म करूंगी, लिस्टें दे दूंगी, तो उसके बाद भारत जो है हमारे साथ सारे मसाइल हल कर देगा। उसका हमें खमियाजा कराची में भुगतना पड़ा। मियां नवाज शरीफ साहब इस खुशफहमी का शिकार हुए, परवेज मुशर्रफ हुए। हम कब तक खुशफहमियां पालेंगे? देखिए, आपको आज अगर कोई दुनिया में सुनी जा रही है बात, तो उस हमले की वजह से जो आपने किया है, उसकी वजह से, ताकत के मुजाहरे की वजह से किया जा रहा है। कश्मीर का मसला अगर उजागर हुआ है तो वो इस वजह से नहीं उजागर हुआ कि आलमी बिरादरी का ज़मीर जाग पड़ा है। वो कई साल से कश्मीरी बेचारे मौत को गले लगा रहे हैं, आंखें अपनी बिनाई जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन किसी को होश नहीं आई। और अभी यानी 2 दिन पहले जमात इस्लामी, जो एक पुरानी जमात है, सियासी जमात है, तहरीक पाकिस्तान से पहले की, उस पर पाबंदी लगा दी है। किसी ने नहीं कहा कि वो तो एक सियासी जमात है, सियासी अमल में हिस्सा लेती है, उसको पाबंदी। मुझे जो खदशा है, जो मैं बात कर रहा हूं कि इस झांसे में अगर हम आ गए, हमारे यहाँ सादगी बहुत है। इमरान खान साहब ने ये कहा कि जी 20 साल पहले मैं इंडिया गया था, उस वक्त तो कोई कश्मीर की आजादी की बात नहीं करता। अब वज़ीर आज़म को कौन समझाए? भाई 1932 से वो जदोजहद कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा इलाके पाकिस्तान की और भारत से आजादी की बात की। आपको 20 साल पहले सुनाई नहीं दी, क्योंकि आप मिलते ही उन लोगों से जाके जो इंडिया के एजेंट है, पट्टू है वहां बैठे हुए, और उसी पे आप एक राय काम करते हैं। आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को मिले, सैयद अली गिलानी को मिले, यासीन मलिक को मिले, आपको पता चलेगा कश्मीरी क्या चाहते हैं, या आम कश्मीरी से जाके मिले। हम ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो हमने गुडविल जेस्चर दिया है, वो इसलिए दुनिया आपकी बात सुन रही है कि वो जंग को टालना चाहते हैं, वो मसला कश्मीर हल नहीं कराना चाहते, आपको कोई रियायत नहीं देना चाहते। आप वो इंडिया का जो मौक़िफ़ है उसको रद्द नहीं कर रहे। किसी ने ये कहा है, इंडिया को ये कहा है कि तुम बाज आ जाओ, किसी ने नहीं कहा। इंडिया से ये कहा है कि ये जो तुम झूठ बोल रहे हो कि जी 300 बंदे मैंने मार दिए, वहां कैंप मौजूद है। जर्मनी का बयान मैंने पढ़ा, उन्होंने तो कहा है कि पाकिस्तान में जो कैंप है उनको खत्म होना चाहिए, पनाहगाहें खत्म होनी चाहिए। वहां OIC में जाके सुषमा स्वराज यही कह रही हैं कि उन मुल्कों को रोका जाए जो दहशतगर्दों को पनाहगाहें फराहम करते हैं। तो इसलिए मैं जो बात कर रहा हूं कि गुडविल जेस्चर ठीक है, हमें सब कुछ करना चाहिए, लेकिन होशियार रहते हुए और ये समझते हुए कि इसके नतीजे में हमें भारत से कोई तवक्को नहीं लगानी चाहिए। भारत को एक ही जुबान समझता है, वो ताकत की जुबान है। भारत एक ही बात समझता है, जब पाकिस्तान मजबूत होगा और पाकिस्तान आंखों में आंख डाल के बात करेगा, उस वक्त जो है आपकी बात भी सुनेगा, मुज़ाकरात की मेज पर भी आएगा, और फिर अमेरिका भी उस वक्त ही आपकी। देखिए, अफगानिस्तान की जो जंग है 17 साल की, इसमें बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए कि उन लोगों ने किसी भी सतह पर कंप्रोमाइज नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि आप एक सुपर पावर जो है दुनिया की, जिसके साथ 45 मुल्कों की फौज थी, वो उनके साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठे हुए हैं। हम एटमी कुव्वत हैं, लेकिन हमारे साथ वो बैठने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। तो इसलिए हमें ये छोटी मोटी जो चीजें होती हैं, इसकी वजह से ये नहीं समझ लेना चाहिए कि इसकी वजह से दुनिया को विन ओवर कर लिया हमने, इसकी वजह से भारत को दबाव में ले आए। भारत का जो ये दुम है अभी भी उसी की तरह टेढ़ी है जिस तरह पहली थी। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी कुव्वत पर, कुव्वत बाजू पर और अल्लाह की जात पे भरोसा करना चाहिए। किसी आलमी बिरादरी से हमें कोई तवक्को नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर ताकत की और कुव्वत की पोजीशन में खड़े होकर हम बात करेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। खा उस वक्त रिहा हम करें या ना करें, हम उनके साथ गुडविल जैसे उनको दें या ना दें, फिर हमारी बात सुनी जाएगी। और यही एक तरीका है, खुशफहमी नहीं पाल लेनी चाहिए, हमें सादा लोही नहीं। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कि मेरा मतलब ये नहीं है कि भारत बड़ा अच्छा है, मेरा मतलब ये नहीं है कि ये कश्मीर का मसला हल हो जाएगा।
मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा था कि डिप्लोमेटिक एडवांटेज इस वक्त मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा मसला हल हो रहा है, मगर एक इस वक्त एडवांटेज एक हमें मिला है, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था। ठीक है अली सरवर नकवी साहब, मैं आपसे मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा, मैं हुकूमत की सतह पर, मुझे हुकूमत की सतह पर थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफिकेशन नजर आ रही है, बहुत ज्यादा जज्बातियत नजर आ रही है। मैं हुकूमत की बात करूं, आपने तो बात दुरुस्त की है कि हम जो ये समझ रहे हैं कि जी बहुत बड़ा हमने मुतासर कर लिया, कोई मुतासर नहीं हो हमारे इस बात से। ये हमें सिर्फ जंग से बचने के लिए, क्योंकि जंग भी इसलिए वो नहीं कि हमसे कोई हमदर्दी है या बड़े सगीर के इंसानों से कोई हमदर्दी है, उनके जो मफादात हैं इलाकाई और इक्तिसादी और माशी मफादात हैं हमसे जुड़े हुए या इंडिया से जुड़े हुए, उसकी वजह से वो जंग नहीं चाहते। जी इजहार साहब, मैं ये अर्ज करूंगा कि हमारे पास भरपूर तैयारी के अलावा कोई रास्ता नहीं है, हर वक्त हमें चौकन्ना रहना है। और इस भरपूर तैयारी के मैं अर्ज करूंगा दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो जिस तरह हमारे बुजुर्ग सीनियर बैठे हैं उन्होंने फरमाया है, अस्करी हमारी तैयारी, हमारी जंगी तैयारी, और दूसरी जो महाज है वो हमारा सफारती महाज है। पूरी दुनिया को हमने ये बावर कराना है। हमारे सफारत खाने जो हैं वो, मुझे नकवी साहब बैठे हुए हैं, ये इंप्रेशन है हमारा गलत या सही कि इंडिया के सफारत खाने ज़्यादा मुस्तैद हैं, उनकी कारकर्दगी बेहतर है। अल्लाह करे कि ये बात गलत हो, लेकिन हमें सफारती महाज पर, पब्लिसिटी के महाज पर, मीडिया के महाज पर हमें पूरी दुनिया को यह बावर कराना है कि ये इंडिया का असल चेहरा है, ये कश्मीर का असल मसला है जिसको ये मुराफकत से छुपा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे पास तैयारी के इन दो तरीकों के अलावा और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। जी अली सरवर नकवी साहब, पाकिस्तान को भरपूर तैयारी रखनी चाहिए। और दूसरा ये एक मिनट, मैं डेरा गाजी खान में बैठा हुआ है, दो शहीदों की लाशें आ रही हैं यहाँ, जनाजे होने डीजी खान में भी और तौसा शरीफ की साइड पे भी। ये उस वक्त ये लाशें हमें मिली हैं, 2 आदमी शहीद हुए हैं, 2-3 जख्मी है, खातून भी जख्मी है। जब ये नंदन को हमने उसके हवाले किया है, ये हमारे जेस्चर का जवाब दिया है इंडिया ने। वो आज भी वहां कश्मीरियों पर गोले बरसा रहा है और हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं। तो क्या फायदा हुआ हमारे गुडविल जेस्चर का? हमें क्या मिला है जी? किसी ने आज अमेरिका ने, यूएन ने, किसी यूरोपीय मुल्क ने इस बात की मजम्मत की है कि ये आप क्या कर रहे हैं? वो आपको आपके फौजी वापस कर रहे हैं, आप उनके फौजी शहीद कर रहे हैं, उनके सिविलियन शहीद कर रहे हैं, आप गोलाबारी कर रहे हैं। यहाँ लोगों से पूछें कि वो क्या कहते हैं इस चीज को, वो कहते हैं ये हमें जवाब मिला है उसका। जी अली सरवर नकवी साहब, पाकिस्तान को क्या फायदा हो गया इस मैं एक बात का? देखिए, मैं ये बताऊंगा कि मेरे ख्याल में ये फायदा फौरन के फौरन तो कभी नहीं होता है ना भाई, ये इसमें वक्त लगता है। आपका एक कंसिस्टेंट बिहेवियर होने की जरूरत है जो कि हम मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट को कोई खुशफहमी, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई है। मैं शाह महमूद साहब को जाती तौर पे जानता हूं, उनसे कभी कभी मुलाकात भी होती है, तो कोई खुशफहमी नहीं है। इसी वजह से तो ये हमने इस तरह की पोजीशन रखी है, ये हमारे एक्शंस हैं। अच्छा, जो कि मैं समझता हूं कि सही है। अब ये जो ओआईसी की मीटिंग में हम नहीं गए, हमने अपना एहतजाज रजिस्टर कराया है। ये ओआईसी के लिए हमने जितना किया किसी मुल्क ने नहीं किया है। हम उसके पायनियर मेंबर हैं, हमने उसको बनाया है। और आज ये करते हैं कि वो उनको मदऊ कर रहे हैं भारतीय वजीर खारजा को, तो सही किया है कि हमने बॉयकॉट किया एक तरह से कि हम नहीं जाएंगे, ताकि ओआईसी के मेंबरान को ये एहसास हो कि पाकिस्तान के लिए कितना सेंसिटिव मामला है। ये हमारे साथ जितनी भी जाती हो, हम जाके खड़े होकर उनसे खुशगपियां करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हमें अपनी पोजीशन और मजबूत, हमें अपनी ताकत को कायम रखना है, हमें अपने को फुली प्रिपेयर्ड रखना है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये सब कुछ मिला के डिप्लोमेसी जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसमें हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन करने के लिए हमें बैकअप गवर्नमेंट से चाहिए होता है। आपको इस वक्त मैं समझता हूं 2 डिप्लोमेटिक स्टेप्स जरूरी हैं। एक, आप स्पेशल एनवॉयज भेजें और सही किस्म के भेजें, ये नहीं कि जो जिनको चाहा उठा लिया, जिनको फेवर करना उनको भिजवा दिया। और दूसरे,
ये इनवॉइस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा सकती है कि हम अपने सारे सुफरा को यहाँ बुलाएं और उनको ब्रीफ करें कि इस वक्त ये जो सूरत हाल है इसका जाके वो बाहर प्रचार करें और बताएं कि पाकिस्तान का क्या मौकफ है और पाकिस्तान का बिहेवियर किस तरह का है और भारत का बिहेवियर क्या है। तो ये सारी बातें हैं, ये सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, इज़हार साहब आपका भी इस पर टेक चाहेंगे, उसके बाद फिर मैं ब्रेक लूंगी, ओआईसी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप कोई आंसर करना चाहेंगे? जी, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे अवाम को इस सिलसिले में थोड़ी सी हमें तरबियत देना होगी। एक तो मैं ये कहूँगा कि ये जो रिसेंट हमें कामयाबी हासिल हुई है उसके बाद हमारे रवैये में थोड़ा सा तकब्बुर आ गया है और हमें ये चाहिए कि हम आजिज़ी के साथ खुदा का शुक्र अदा करें। किसी जगह से कोई ख़बर नहीं आई कि हमने कुछ शुक्राने के नवाफिल पढ़े, कुछ सदका या खैरात किया है। हमें अपनी कौम को ये बताना चाहिए कि हर वक्त हमें हल्ला गुल्ला ठीक है, खुशी जो है वो नेचुरल है, लेकिन दुश्मन का मजाक उड़ाना और पैरोडीज बनाना ठीक है। बहुत से लोग हैं, सोशल मीडिया जो है वो एक समुंदर है जिसमें केकड़े भी हैं और मोती भी हैं, लेकिन हमें अपने अवाम की तरबियत करना होगी कि हमें ये जो हमें फतह नसीब हुई है और ये फतह जो है ये बिल्कुल बैयन फतह है, इसमें कोई शक्को शुबा नहीं है। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि हम फतेहमंद हुए हैं। हमें इसके साथ ही आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए और अपने रवैये को ज्यादा बेहतर करना चाहिए, ज्यादा बेहतर अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए ताकि दुनिया जो है वो हमारी हर लिहाज से तारीफ करे। ठीक है, अभी लेंगे एक ब्रेक और बाद हम बात करेंगे कि ओआईसी को पाकिस्तान ने बनाया, मेंबरान और मुंतजमीन ने भारत को प्रायोरिटी पर क्यों रखा। इसी से गुफ्तगू शुरू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ओआईसी इजलास में भारत की शिरकत पर पाकिस्तान के बायकॉट का फायदा उठाते हुए सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ही इस बड़े फोरम पर पाकिस्तान पर शदीद अल्फाज में तनकीद की है और दहशतगर्दी का खित्ते में तमाम तर जिम्मेदार पाकिस्तान को ही ठहराया गया है, नाम लिए बगैर। जनरल रिटायर्ड साद खटक साहब ने हमें ज्वाइन किया है सीने तज्ज़िया क्या है। थैंक यू सो मच साद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। आप फरमाइएगा, वज़ीर ख़ारजा के फैसले पर तारीफ भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है, दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। आप किसके प्रो में हैं? आपको लगता है कि वज़ीर ख़ारजा ने सही फैसला किया या गलत फैसला किया? देखें जी, थैंक यू वेरी मच, आपने चैनल पे दावत दी। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा का जो फैसला था जो कि वहाँ पर ना जाने का, वो मेरे ख्याल में हमारी जो नेशनल एस्पिरेशंस की तर्जुमानी कर रहा था। और जहाँ तक सुषमा स्वराज का जो वहाँ पर उनको दावत दिया हुआ है, वो मेरे ख्याल में चूँकि इस क्राइसिस से पहले ये सारे दावतनामे इशू हो जाते हैं और फिर वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट होता है उनको मना करना वहाँ पर आने से। तो मेरे ख्याल में जो हमने अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था वो फॉरेन मिनिस्टर के ना जाने से रिकॉर्ड हो चुका है। और दूसरा, बल्कि हमारे साथ टर्की, कतर और ईरान ने भी मेरे ख्याल में अपने फॉरेन मिनिस्टर्स भी भेजे हैं। तो हमारी भी जो है ना जो स्टैंड्स का उसको भी स्ट्रेंथ मिली है। और दूसरा ये कि हमने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, लेकिन ये कि ओआईसी से इतना एक्सपेक्ट करना कि आप अपने सारे डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को बालाए ताक रखते हुए हमारी जो है ना बात सुने, और वो मेरे ख्याल में वो थोड़ी सी जो है वो अनजस्टिफाइड डिमांड होगी हमारी तरफ से। तो इसको थोड़ा सा जज्बात से हट के थोड़ा सा इसको डिप्लोमेटिक पैराए में इस चीज़ को देखना चाहिए। और मेरे ख्याल में हमारी जो है ना हमारा जो एहतजाज था, हमारा जो एक प्रोटेस्ट था, वो रिकॉर्ड हो गया है जी। ठीक है, आपको लगता है कि एहतजाज शिरकत किए बगैर भी एहतजाज रिकॉर्ड हो गया। इरशाद साहब, आपको लगता है कि वज़ीर ख़ारजा ने जो फैसला किया बिल्कुल सही है? 100% दुरुस्त है। कौमी गैरत का तकाजा यही था, डिप्लोमेटिक तकाजा यही था। पाकिस्तान बानी रुकन है, बल्कि ये आपको याद होगा पाकिस्तान ही ने इनिशिएटिव लिया था और पहली कॉन्फ्रेंस जो थी वो रबात में हुई थी, पाकिस्तान के इनिशिएटिव पर हुई थी। उस वक्त भी बाज़ अरब ममालिक की ख्वाहिश थी, मिस्र वगैरह की, कि जी उसमें वहाँ चूंकि मुसलमान बसते हैं तो
सऊदी इंडिया को भी शामिल किया जाए। इंडिया का डेलीगेशन वहां पहुंच चुका था, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता। याह्या खान ने कहा कि मैं अभी जहाज लेके वापस चला जाऊंगा अगर उनका कोई एक नुमाइंदा भी शरीक हुआ। फिर उसके बाद उसको वापस कर दिया गया था। असल में हमें देखना ये होगा कि ये क्यों हो रहा है। हमारे हमसाए हैं, दोस्त हैं यूएई वाले, उनके साथ बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन ये जो हमारी ग्वादर पोर्ट है वो हमारे दूसरे जो दुश्मन तो उससे खुश नहीं है, हमारे दोस्त भी खुश नहीं है। और ये सोचे समझे बगैर इस तरह की वो बातें कर रहे हैं इंडिया के हवाले से कि भाई ग्वादर पोर्ट जो है वो आपकी मुकाबले की पोर्ट नहीं है। आपके साथ आप तामुन करके आपकी दुबई पोर्ट को और ग्वादर पोर्ट को मिला के आप दोनों मुल्क फायदा उठा सकते हैं, बल्कि पूरा खित्ता फायदा उठा सकता है। और इंडिया आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। आज भी अगर पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत इनके पीछे ना हो तो हम तो कह चुके हैं कि जनाबे वाला आप 8 दिन नहीं निकाल सकते। ये सऊदी अरब को उसने कहा है, तो इनकी क्या उनके सामने औकात है। इन दोस्तों को समझने की जरूरत है कि आप इंडिया की खातिर आपने अगर उनको बुला लिया था, वो पहले बुलाया था। मुझे 1990 का वाकया याद आ रहा है कि ईरानी वजीर खारजा का दौरा था नई दिल्ली का। वहां जब इंडिया ने जुल्म सितम शुरू किया कश्मीर में, तो ईरानी वजीर खारजा ने अपना दौरा मनसूख कर दिया था कि आप मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। अब हमारे यूएई के दोस्तों को, अरब दोस्तों को ना तो कश्मीर में जुल्म सितम नजर आ रहा है, ना पाकिस्तान पर जो जारहियत हुई है वो नजर आ रही है, ना इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ मोदी की तकरीरें याद आ रही हैं। और वो मामूली एक माशी मुफाद की खातिर जी हमने दावत दे दी है, तो अब जरूर भाई दावत दे दी, आप उनसे मदद कर लें कि जनाब हमारे यहाँ इख्तलाफ पैदा हो गया, हमारा एक बानी मेंबर जो है वो आने के लिए तैयार नहीं है, तो हम माजरत खां हैं, हमसे गलती हुई, वो पहले की सूरत हाल बदल गई है, फैसले तब्दील भी किए जाते हैं। मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान ने जो फैसला किया है 100% दुरुस्त फैसला किया है। आप आइंदा चंद हफ्तों में देखेंगे कि इसके नताइज सामने आएंगे और अरब ममालिक को अपनी सोच पर नजरसानी करनी पड़ेगी। अली सरवर नकवी साहब, जैसा कि आप फरमा रहे थे कि ओआईसी को हमने ही बनाया, और जैसा कि इरशाद साहब कह रहे हैं कि फैसले पर नजरसानी हो सकती थी, वो रिव्यू दे सकते थे और हो सकता था, पॉसिबिलिटीज बन सकती थी कि इंडिया को ना इनवाइट किया जाता। आपका क्या ठीक है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल सही किया कि अगर शिरकत नहीं की इंडिया की वजह से? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ, मैं ये बिल्कुल इस बात की तायीद करता हूँ कि जो पाकिस्तान ने ही रबात में पोजीशन ली थी, और जनरल याह्या खान उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, और उन्होंने वो उनके बारे में मुख्तलिफ जो भी आ रहा हो, लेकिन इस मामले में मैं उनको पूरी क्रेडिट देता हूँ कि वो अड़ गए। उन्होंने कहा कि किसी हालत में भारत इसमें दाखिल नहीं हो सकता है, और उनका वक्त वापस हुआ, वो होटल के कमरे में बैठे रहे और वो कॉन्फ्रेंस में जाने से उन्होंने इनकार कर दिया था। तो इस तरह तो हमने रुकवाया था भारत का दाखिला ओआईसी में। और अब भी हमने जो एक पोजीशन ली है ये कंसिस्टेंट है। 1969 से लेकर 1969 से आज तक हमने कंसिस्टेंट पोजीशन रखी है कि भारत ओआईसी में नहीं जा सकता है। वो इस्लामिक ममालिक के मुसलमान मुल्कों की तंजीम है, उसमें भारत का कोई उसके लिए जगह नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ हमने वाजे फिर से कर दी है, और ये इसका एहसास अब अरबों को होगा, क्योंकि हमारा मसला ये रहता है, जो मैं तो अपने सिफारती करियर के बिना पे बोल रहा हूँ, कि हम कुछ भी होता है हम उनके साथ बड़े अच्छे से पेश आते रहते हैं, तो वो फिर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहती है। और हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अब इमरान खान साहब में एक बड़ी ख़ास बात यह खुददारी है, और ये खुददारी हमें अपनी मुल्क के लेवल पे भी बहैसियत रियासत भी हमें जाहिर करनी चाहिए। ठीक है इजहार साहब, पाकिस्तान को है अपना मेंटेन करनी पड़ेगी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी। इंडिया मेंबर भी नहीं है, फिर भी वो ओआईसी के इजलास में शिरकत करता है, और अगर वो मेंबर बन जाता है तो ये आवाजें आ रही हैं कि मुस्लिम ममालिक जो है इसकी मुखालिफत करेंगे। अगर बन गया मेंबर फिर क्या होगा? इनविटेशन भी तो आया और ये तो आप भूल जाइए कि मुस्लिम ममालिक मुखालफत करेंगे। अच्छा। इस पर मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि कश्मीर ही के एक शायर थे गनी कश्मीरी, तो उन्होंने कहा था आज जिस पाकिस्तान ने बनाया है वो तो बाहर है और इंडिया अंदर है। गनी रोज़े स्याहे पीर के ना रा तमाशा कुन के नूरे दीदाश रोशन कुनत चश्मे जलीखा रा, कि याकूब अलैहिस्सलाम तो रो रहे हैं और जो उनका नूरे नज़र है वो किसी और की आंख का तारा बना हुआ है। मदिया, इसमें मुझे दो बातें अर्ज़ करनी हैं जज्बात से हटकर। हम बहुत जज्बाती कौम हैं,
दो हकायक इस ये जो जेस्चर हुआ है इंडिया को बुलाने का, इससे दो बातें कंफर्म होती हैं जो हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। पहला हकीकत तो ये है कि उम्मत का जो कंसेप्ट है ये कभी भी सियासी हवाले से नहीं था, कभी भी अस्करी हवाले से नहीं था। ये सिर्फ हमारा एक रूहानी कंसेप्ट है, इबादत के हवाले से, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने के हवाले से। 1400 साल में उम्मत सियासी तौर पर मुत्तहिद नहीं हुई, ना ये मुमकिन है। 1400 साल में उम्मत अस्करी हवाले से मुत्तहिद नहीं हुई, ना ये मुमकिन है, ना ये मतलूब है। कभी भी ये नहीं कहा गया कि उम्मत सियासी तौर पर एक उम्मत यानी एक वाहिद जसद के तौर पर हो। ये एक सिर्फ जज्बाती नारा है। हाँ, रूहानी हवाले से, हज के हवाले से, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने के हवाले से ये हवाला है। ये हम जज्बात में पड़े बगैर हमें इसे तस्लीम करना चाहिए। दूसरी हकीकत यह है कि अरब दुनिया में सिवाय सऊदी अरब के हमारा कभी कोई रिलायबल दोस्त नहीं रहा। शाह फैसल से लेकर फिर नवाज शरीफ के मामले में जो सऊदी अरब की दिलचस्पी थी वो भी पाकिस्तान के हवाले से थी, पाकिस्तान के साथ ताल्लुक और मोहब्बत के हवाले से थी। और अभी क्राउन प्रिंस ने भारत जाकर जो खुलम खुला पाकिस्तान की हिमायत की है, इस तक अगर ये सऊदी अरब के अलावा कहीं भी और ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होती तो यही कुछ हो सकता था। आप यासिर अरफात का रवैया देखिए, आप जमाल अब्दुल नासिर का रवैया देखिए, आप हाफिज अल असद का रवैया देखिए। हमें यह मानना चाहिए जज्बात से आरी होकर कि अरब दुनिया अपने मफादात की असीर है। उनको हिंदुस्तान, रूस, अपने मफादात हैं। सुषमा स्वराज इतने बड़े फोरम पर कह रही है हमारे अपने जाती ताल्लुकात हैं इन तमाम ममालिक से। मैं इख्तिलाफ करूंगा। बिल्कुल उम्मत का तस्वुर सियासी तस्वुर भी रहा है। मैं 2-3 मिसालें पाकिस्तान की देता हूं। 65 की जंग में उम्मत का तस्वुर उभर कर आया। सारे मुस्लिम ममालिक आपके साथ खड़े थे। किसी ने तेल दिया आपको, किसी ने आपके पास नर्सें और डॉक्टर भेजे, किसी ने आपको माली इमदाद दी। ये हर तरह की आपके साथ हुआ। जो 73 की जंग हुई उसमें सारे मुस्लिम ममालिक जो थे वो अरबों के साथ खड़े हुए थे। खुद अरबों के अंदर ही कमजोरी थी जिसकी वजह से हुआ। आपके जो ओआईसी का क्याम जो था वो इसी तस्वुर के तहत था, सियासी तस्वुर के तहत। जब कॉन्फ्रेंस हुई है, आपके यहाँ कौन नहीं आया सिवाय शाह ईरान के, लेकिन उसकी सारी हुकूमत के वफूद यहाँ मौजूद थे और वो भी इख्तिलाफ उनका सऊदी अरब से था, हमसे नहीं था। ये बात नहीं है, ये छोटा मोटा इख्तिलाफ होना बहैसियत है मजबूरी। हम इकट्ठे रहे हैं। अब शाद साहब की अब की करंट सिनेरियो में अगर वजीर खारिजा नहीं गए तो सुषमा स्वराज ने भरपूर फायदा उठाया। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर वो साहिबा कह रही हैं पाकिस्तान ही दहशतगर्दी करवाता रहा है। पाकिस्तान क्या बेहतर नहीं था कि काउंटर किया जाता? देखिए हम अगर वहां बैठे होते तो उसने पाकिस्तान का नाम लेना था। हमारे ना जाने से ये एहतियात बरती गई है कि चलो उन्होंने मेजबानों ने कहा कि आप नाम ना लें। अगर हम बैठे होता कि हम दरमियानी रास्ता इख्तियार करते। जरदारी साहब ने भी ये कहा है कि अगर हम अपना सेक्रेटरी भेज देते तो कम से कम वो वहां जवाब तो दे सकता। क्योंकि वक्त की किल्लत है। मैं से भी उनका क्यों भेजते हमारा जी ठीक है। आप अग्री करेंगे ये जो डिस्कशन ऑनगोइंग है कि अगर हमारे वजीर खारजा नहीं गए और तो उन्होंने बेहतर किया, अगर सुषमा स्वराज के सामने होते तो फिर ठीक है, अब सामने भी बात हो सकती थी, काउंटर किया जा सकता था। जी मैं उन कोलीग्स के साथ एग्री करता हूं जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर वहां नहीं गए हैं उन्होंने अच्छा किया है और उन्होंने कौम के एक उन्होंने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि वहां पर अरब कंट्रीज को जिस तरीके से हमारे कोलीग्स ने कहा कि उनके साथ उनसे हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी रखनी चाहिए, उनको भी एक अच्छा खासा मैसेज कम्युनिकेट हो गया है कि हम उसको इस तरीके से नहीं लेंगे जिस तरीके से वो समझ रहे थे कि हम उसको इस तरीके से लेंगे। तो मेरे ख्याल में हमारी कौम की जो है ना जज्बात की तर्जुमानी भी की फॉरेन मिनिस्टर साहब ने ना जाके, और साथ ही साथ अरब को एक मैसेज भी दे दिया। सुषमा स्वराज ने वहां पर जो कहना था वो अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां बैठे होते भी तो उन्होंने वो बातें कर दी थी, वो लिखी तकरीर लेकर गई होंगी यकीनन। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे ख्याल में, लेकिन जो डिसीजन ना जाने का था उससे मेरे ख्याल में लॉन्ग स्टैंडिंग जो है इम्पैक्ट होगा हमारी जो है ना स्टैंड्स के ऊपर ओआईसी में। और वो जो यूएई के अपने मफादात हैं, हमारे हुकूमत पूरी पार्लियामेंट ने तायद की है, पूरी पार्लियामेंट ने तायद की है हुकूमत की। ये बहुत बड़ी बात है कि इस इश्यू पर हम मुत्तहद रहे, वरना तकसीम हो जाते।
ये भी तो एक इसका है ना जी पहलू कि इस इश्यू पर कौम पार्लियामेंट के अंदर मुत्तहद रही, वरना हम भी तकसीम होते, कुछ कह रहे होते आपने गलत किया है, कुछ कह रहे होते आपने सही किया है। वो तो ठीक है इरशाद साहब, हम तो मुत्तहद हुए, लेकिन उम्मत तो मुत्तहद नहीं हुई। मैं अर्ज कर रहा था कि अपने अपने मफादात हैं, यूएई का अपना मफाद है, वो कभी भी अपना मफाद पर से पुष्ट डालकर पाकिस्तान को प्रेफर नहीं करेगा। वो जफर इकबाल साहब ने कहा था ना कि हम उसके वो और किसी का पक्की पुख्ता डोरी, अपना दिल अपना मजहब, क्या झगड़ा चूं चना का। जनाब ये मफादात की दुनिया है, बिल्कुल ठीक है, मफादात की दुनिया, और सब अपने मफाद ही देख, पाकिस्तान को भी अपने वसीतर मफाद में ही आइंदा फ्यूचर में फैसले करने चाहिए। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।